लोग पढ़ना है चैप्टर पदार्थ की अवस्थाएं, गैस एवं द्रव। जैसे पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है मुख्य रूप से, जो आसानी से हमको प्राप्त हो जाता है। ऐसे पदार्थ की चतुर्थ अवस्था भी संभव है, पंचम अवस्था भी संभव है, लेकिन मुख्य जो आसानी से हमको प्राप्त हो जाए, दिखाई दे वातावरण में, वो मुख्यतः तीन ही है। इस चैप्टर में तीन में से हम लोग को दो ही के पढ़ना है पदार्थ की अवस्था में, वो गैस के बारे में और एक द्रव के बारे में। तीसरा का हम लोग को पढ़ना है 12 क्लास में। 12 क्लास में जैसे जाइएगा ना, तो केमिस्ट्री के पहला लेसन है पदार्थ की ठोस अवस्था, ठीक ना। फर्स्ट लेसन है पदार्थ की ठोस अवस्था। हम लोग के यहाँ गैस और द्रव पढ़ना है, तो ठीक है। चलिए क्वेश्चन है वो आप बताइए, आंसर बताइए। क्वेश्चन तो हम पूछेंगे। बताइए गंगा किस स्टेट में बहती है? उत्तर प्रदेश में। आप बताइए गंगा किस स्टेट में बहती है? बोलो बताइएगा। लिक्विड स्टेट में बहती है। ये उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं। स्टेट मैंने कहा होता है अवस्था ना, वही तो सही आंसर है उसका। गंगा लिक्विड स्टेट में बहती है। चलिए लिखिए, पदार्थ के अवस्थाओं का परिचय। पदार्थ के अवस्थाओं का परिचय। डायरेक्ट देकर लिखिए, पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती है। पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती है। तीन अवस्थाएं होती है, गैस, द्रव और ठोस। हो गया। जैसे में लिखिएगा, जैसे जल, कोमा बर्फ, बर्फ मत लिख देना, ब्रैकेट में लिखिएगा ठोस, क्योंकि बर्फ ठोस अवस्था में होता है ना। कोमा भाप, ब्रैकेट में गैस, एवं साधारण जल, ब्रैकेट में द्रव, ब्रैकेट बंद, में पाए जाते हैं। कहने का मतलब है ना कि जल आपका तीन अवस्था में पाया जाता है, बर्फ के रूप में, भाप के रूप में, और जो साधारण जल है। तीनों स्थिति में जल का सूत्र पूछा जाए तो बताइएगा H2। जैसे मान लीजिए हम पूछे बर्फ का सूत्र तो H2O ही बताइएगा, जल का सूत्र तो H2O ही, और जलवाष्प का सूत्र तो उसका भी H2O ही बताना, ठीक ना। अवस्था चेंज होता है लेकिन उसका जो संरचना अगर चेंज नहीं होता है, सूत्र चेंज, खाली अवस्था में चेंजिंग आता है। तो इसी में लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, इस अध्याय में मतलब कि इस लेसन में, इस अध्याय में केवल पदार्थ की गैसीय अवस्था, इस अध्याय में केवल पदार्थ की गैसीय अवस्था एवं द्रव अवस्था का ही अध्ययन करना है। गैसीय अवस्था एवं द्रव अवस्था का ही अध्ययन करना है। जैसे इस चैप्टर में हम लोग द्रव के बारे में अध्ययन करते हैं ना, तो थोड़ा सा अध्ययन करते हैं द्रव के बारे में। 12 क्लास में जा करके द्रव के बारे में जैसे पूरा अध्ययन करते हैं, जो बिलियन के चैप्टर के नाम से है,
बिलियन चैप्टर के नाम से है, तो वहां भी हम लोग पूरा डिटेल पढ़ते हैं, बिलियन के रूप में पढ़ते हैं द्रव के बारे में। तो देखिए जैसे कि इस चैप्टर के अध्ययन करने के दौरान बहुत सारे कुछ ऐसे पद हैं जिसका हम लोग उपयोग करते हैं इस चैप्टर को अध्ययन करने में, तो उन सारे पदों के बारे में पहले जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद जाके हम लोग बाकी पढ़ेंगे। तो टॉपिक लिखिएगा, पदार्थ की गैसीय अवस्था के अध्ययन करने में, पदार्थ की गैसीय अवस्था का अध्ययन करने में, पदार्थ के गैसीय अवस्था का अध्ययन करने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण पद है, प्रयुक्त महत्वपूर्ण पद, प्रयुक्त महत्वपूर्ण पद मतलब कि जिन पदों का प्रयोग होता है ना इस चैप्टर का अध्ययन करने में, तो पहले हम लोग उन पदों के बारे में जान लेते हैं। तो नंबर 1 लिखिए, गैस का दाब, गैस का दाब, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा P, क्योंकि दाब का अंग्रेजी प्रेशर होता है, प्रेशर को हम लोग P से लिख। देखिए गैस के दाब के बारे में जानने से पहले जान लीजिए, जैसे गैस को हम लोग किसी बर्तन में रख देते हैं ना, तो गैस के अणु क्या करता है कि लगातार गैस चूंकि कण होते हैं सब, और वो सब अणु परमाणु से मिलकर के बना होता है। इसे मान लीजिए कि बर्तन है, इसमें हम लोग गैस को बंद कर दिए, तो गैस के अणु क्या करते हैं कि लगातार बर्तन की दीवार पर बल लगाते रहते हैं, जिधर भी टकराएगा उधर बल लगाते रहते हैं गैस के अणु बर्तन की दीवारों पर। तो हमको जैसे पहले दाब का परिभाषा जानिए, दाब का परिभाषा क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि ए एरिया पर F बल लग रहा है, ए एरिया पर, तो एकांक एरिया पर कितना बल लगेगा, F बाई। तो आप लोग पढ़े होंगे 9 क्लास में कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, लगता है कि इसमें हम उल्टा लिख दिए था, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो दाब तो ये इसका फॉर्मूला होता है एरिया बटा बल होता है कि बल, फॉर्मूला हम लोग भुला गए इसका, एक मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का, यानी कि ऊपर आता है बल आता है। हाँ ठीक है, सही लिखे, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, यही से मात्रकवा से याद आया, मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जैसे ए एरिया पर कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है, तो एकांक एरिया पर कितना बल लगेगा, F बाई ए। तब परिभाषा यहीं से निकलता है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, जिसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो हम लोग दाब का फॉर्मूला लिखते हैं P बराबर F बटा ए। लेकिन यहाँ पर हमको सामान्य बल दाब नहीं पढ़ना, जो हम लोग इसे दबाते हैं ना, तो वो हम लोग को नहीं पढ़ना, इसी पूरा मान लीजिए बल लगा रहे हैं तो वो नहीं पढ़ना है, तुम्हें गैस के दाब पढ़ना है। तो गैस के अणु क्या करते हैं कि लगातार बर्तन की दीवार से टकराते हैं यानी कि बर्तन की दीवार पर लगातार बल लगाते हैं। तो गैस के अणुओं के द्वारा इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है, यानी कि बर्तन की दीवार पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है, वही बल कहलाता है गैस का दाब। जैसे देखिएगा कभी भी क्या कीजिए, कोई खाली गिलास या लोटा कुछ भी मिले तो उसको ले करके इसे कान पर सटाइएगा ना, तो आपको आवाज़ सुनाई देगा सनसना टाइप का, क्योंकि उसके अंदर हवा है, आप उसको बंद कर दिए यहाँ से ठेकाए तक। गैस के अणु लगातार बर्तन की दीवार से क्या होता रहता है, टकराता है। आज हम लोग जानते हैं कि जब उस समय तक ध्वनि नहीं उत्पन्न हो सकता है जब तक दो कण आपस में नहीं टकराए। या देखिएगा तेज हवा बहता है तो सन सन की आवाज़ सुनाई देता है ना, तो उसके कारण है कि गैस के अणु आपस में टकराते हैं तो आवाज़ उत्पन्न होता है। तो उसी तरह से बर्तन के अंदर भी उसे बल लगाता है। हम लोग के बड़ा बचपन में अच्छा लगता था, दमकान देश सटा कर सुनते रहते थे, जैसे कि रेडियो में चीज सुन रहे हैं। लेकिन उसका रीजन नहीं है कि गैस के अणु बर्तन की दीवार पर बल लगाते हैं। तो लिखिए था दया देकर, जिस बर्तन में गैस को रखा जाता है, जिस बर्तन में गैस को रखा जाता है, जिस बर्तन में गैस को रखा जाता है उस बर्तन की दीवार पर
उस बर्तन की दीवार पर गैस के अणु उस बर्तन की दीवार पर गैस के अणु लगातार प्रहार करते हैं, लगातार प्रहार करते हैं, तो बर्तन के दीवार के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर बर्तन के दीवार के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर गैस द्वारा आरोपित बल को गैस का दाब कहते हैं। गैस का दाब कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। गैस की दाब की इकाई वायुमंडल। गैस की दाब की इकाई वायुमंडल, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ATM। अगर मतलब होता है एटमॉस्फेरिकल, ATM होती है तथा एसआई पद्धति में दाब की इकाई पास्कल, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सिंबल इसका PA। पास्कल होती है। हो गया ना। जैसे गैस के अंदर जो बर्तन की दीवार पर बल लगाते हैं तो ये प्रति एकांक चीज है, पूरा बर्तन की कुछ क्षेत्रफल होगा ना, तो पूरा क्षेत्रफल पर नहीं, एकांक क्षेत्रफल पर जितना बल लगाता है वही बल क्या कहलाता है। और देखिए दाब मतलब कि दाब मत समझिएगा, दाब मतलब कि गैस के अणु के द्वारा लगाया जाने वाला बल। अब मान लीजिए कि गैस के अणु इतना बल लगा दे बर्तन की दीवार पर कि बर्तन की दीवार उस बल को नहीं सहन कर पाए, तो बर्तन ब्लास्ट कर जाएगा ना, बर्तन क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। जैसे कभी कभी देखिए गैस सिलेंडर फट जाता है, कि जब गैस का दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है अंदर में और उस दबाव को बर्तन झेल नहीं पाता है, तो जहाँ से कमज़ोर पड़ता है वजह से फट जाता है और गैस वजह से हवा के निकल जाता है। इसी सिद्धांत पर हम लोग के पटाखा भी फूटता है, क्योंकि जैसे हम लोग पटाखा जब उसमें आग धराते हैं ना तो उसके अंदर में ज्वलनशील पदार्थ रहता है, तो जैसे ही आग धराते हैं तो सब अंदर में तेज़ी से जलता है, तो तेज़ी से जलने का अंदर में धुआं बनता है और धुआं को फूटने के लिए जगह नहीं, निकलने के लिए जगह नहीं मिलता है, क्योंकि तो वही तो ब्लास्ट कर इतना दबाव बढ़ जाता है अंदर में, कम समय में बहुत अधिक दबाव हो जाता है और दबाव को झेल नहीं पाता है, फट जाता है। कुछ देखना कोई पटाखा छुरछुरा के फूटता है तो में जल जाता है, सब मटेरियल जो भी धुआं बना का हो गया निकल गया, तो ब्लास्ट कर पाता है, क्योंकि सब धुआं तो बाहर निकल जाता है छुरछुरा के। मेन दबाव के कारण ही फटता है आपका पटाखा फूटने के पीछे का रीजन वही है। क्या रहता है मटेरियल, उसके अंदर में मटेरियल में रहता है सोडियम नाइट्रेट रहता है, सॉरी पोटेशियम नाइट्रेट रहता है, सोडियम नाइट्रेट रहता है, फिर उसमें सल्फर रहता है, फिर उसके बाद उसमें एगो चारकोल भी रहता है, मतलब कि ज्वलनशील पदार्थ भरा हुआ रहता है। वो आप घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन बनाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, काफ़ी रिएक्शन करके ब्लास्ट करिए बनाने के दौरान ही तक। एक बार हुआ था, जैसे मेरे गांव में 10 साल पहले की बात है कि चुनाव होने वाला था ना, तो उसमें मटेरियल लिया के, जैसे कल चुनाव होने वाला था तो लूटपाट के इरादा से, मतलब गलत इरादा शायद हुआ, बम बना रहा था कि क्या, जैसे कि रात के एकदम ठंडक समय था, दिसंबर महीना था,
जब ठंडा था तो सब आदमी तो खा के 7-8 बजे अपन क्या करता है, सूझ जाता है। हम लोग भी सो गए थे तो उसमें गलत व्यक्ति से बना तो इरादा से बम हो गया ब्लास्ट। ब्लास्ट हुआ जैसे खप्पर की घर था, अब मिट्टी की दीवार था मोटा मोटा, वो मिट्टी की दीवार कहाँ गया और जो खप्पर के जो सब बांस अथी था ना, तो ऊपर जाके पेड़ पदम टंगा हुआ था ऊपर बांस उस, इतना बढ़िया ब्लास्ट हुआ था। जितना उसमें था सब बना रहा था, सबके सब क्या हो गया, मर गया सब। अब भैया कि हम लोग की आवाज सुनाई दिया तो हम लोग तो बहुत छोटा थे, 10 साल कह रहे हैं कि 2005-06 के बाद बता रहे हैं, उस समय की बात है। ब्लास्ट हुआ था बड़ा बढ़िया, वैसा ब्लास्ट हम के आवाज पहला बार जिंदगी में सुने हैं। अब देखे तो लाश दम ऐसी एकदम देख के मियाज झिंझिना गए। तो बाद में गए सब, जब मतलब कि पता चल गया कि अब बम उम नहीं है फूटने वाला है, तो गांव के आदमी सब देखा, सब पुलिस आया पूरा दम, तो वही में पकड़ा गए। गांव के एगो आदमी जो वही घड़ी खड़ा हुआ था, नाम नहीं लेगा उनका खूब मारा था, नाखून उखून भी कबार दिया था सब कि आप ही का हाथ था ये सब करवा में। पुलिस बुरा मारता है तो गुलवा ले, कुछ कौची कौची कबार लेगा कुछ पता है चल इसके बाद नोट लिखिएगा। नोट है कि 1 वायुमंडल बराबर 1 वायुमंडल बराबर पारा का 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर। हाँ 76। जब याद रखिएगा, बड़ा काम चीज है। जैसे पारा, जो पारा में स्तंभ नहीं होता इस तरह से, तो दबाव देखिएगा कि दबाव बढ़ता है इसमें। पारा में देखिएगा कि जैसे इसे रहता है ना, तो उसमें देखिए लिखा रहता है 1 2 ऐसे करके, तो नॉर्मल वायुमंडल में छोड़ दीजिएगा तो इस तरह से 1 2 3 लिखल है ना, 76 सेंटीमीटर पर जाके पारा का स्तंभ का होता है, रुक जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि पारा वायुमंडल का जो दबाव है पारा के स्तंभ है ना, तो क्या में 76 सेंटीमीटर के दबाव के बराबर है, ऐसा माना जाता है। नॉर्मल पार्ट छोड़ दीजिएगा ना तो उतने पे आकर रुका रहता है 76 सेंटीमीटर। बुखार ना तेल दूसरा होता है, ये दूसरा है, तो इतना चाहिए। फास्फोरस है, लाल फास्फोरस। 12 क्लास में पढ़ना है इसके बारे में। दिया सलाई में जो लेप लग रहता है ना, लाल फास्फोरस रहता है, और जो कंठिया बनाता है वो भी लाल फास्फोरस। कैसे फास्फोरस बहुत प्रकार का होता है, 12 क्लास। पोटेशियम क्लोराइड ना दूर जा रहा है। चलिए इसके बाद लिखिए 1 पास्कल लिखिए, 1 पास्कल लिखिएगा। पॉइंट नंबर मत, कुछ पॉइंट मत दीजिएगा, इसे स्टार देख लीजिए। 1 पास्कल जैसे परिभाषा लिखना है। जैसे देखिए दाब का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर F/N होता है। तो जब हम लोग 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं, तो वही जो मान आता है वही आपका होता है 1 पास्कल। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति 1 मीटर स्क्वायर। तो लिखिए 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर गैस की अणुओं द्वारा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर गैस की अणुओं द्वारा आरोपित 1 न्यूटन बल को 1 पास्कल कहते हैं। 1 पास्कल कहते हैं।
देखिए फॉर्मूला लिख लीजिएगा। हम लोग जानते हैं कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि P बराबर F बटा A। तो 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन बटा में 1 मीटर स्क्वायर। इसी को हम लिखते हैं 1 न्यूटन मीटर इनवर्स टू। नोट कर लीजिएगा इसको यहाँ से। बार भी बताते हैं, वो भी होता है दाब का मात्रक। बहुत सारा दाब का मात्रक होता है, लेकिन ऐसा ही पद्धति में जो मात्रक होता है ना पास्कल होता है। इसके बाद भी लिख लीजिएगा, नोट लेकिन करके लिखिएगा, ठीक ना। जैसे 1 बार बराबर होता है कितना होता है 10 के पावर 5 पास्कल। 1 ATM बराबर होता है 1.0132 इतना बार। इसको पास्कल मत लेंगे तो कितना हो जाएगा। जैसे इतना बार है तो 1 बार बराबर इतना, तो इतना बार बराबर गुना करना पड़ेगा 3 2 5। हाँ ये इसी को, हाँ ये सब नोट पॉइंट कर देख लिखिएगा आप लोग। 1 2 ऐसे 3 ऐसे। एक और लिख लीजिए, इसी को हम लोग निकालेंगे मान कितना आ जाएगा 10 के पावर 5 पास्कल मतलब कै गो जीरो, तो सब दशमलव खत्म हो जाएगा। नहीं एक और लिख लीजिए, ये सब याद रखे वाला चीज है। 0.987। देखो जैसे प्रेशर जो है ना, प्रेशर देखो हम लोग के जीवन में दूगो के बड़ा महत्व है हम लोग के शरीर के काम करने में। एगो प्रेशर, एक तो टेम्परेचर, एगो आउ सबसे महत्वपूर्ण कारक है एगो अम्लीयता। ये 3 गो कारण से हम लोग का शरीर एकदम काम कर रहा है। जैसे देखिए हम लोग के शरीर में रक्त का प्रवाह हो रहा है, प्रेशर है 120/80 है कि नहीं। ओकरा से कम बेसी हो गया प्रेशर तो सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तापमान 37 डिग्री है, ओकरा से कम बेसी होगा तापमान बुखार लग जाएगा। वो तो प्रेशर कम होगा तो ही जाएगा। आप शरीर की अम्लीयता है ये बढ़े घटेगा तभी शरीर काम करना शुरू हो, जीवन संकट में पड़ जाएगा। 3 गो हम लोग टिकल है। दम प्रेशर के सबसे महत्वपूर्ण है, टेम्परेचर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रेशर का तो हम लोग बड़ा यूज करते हैं जीवन में, सुबह शाम दिन आते हैं। चलो लिख, बिना प्रेशर के काम होगा, चाहे मेंटल प्रेशर होके, चाहे कोई काम के प्रेशर होके, चाहे 1 नंबर जाए के प्रेशर होके। अब लिखो दूसरा नंबर, गैस का आयतन। जो महत्वपूर्ण पद पढ़ा रहे थे ना, उसमें नंबर 2 लिखिएगा, गैस का आयतन। देखिए गैस का आयतन जानने से पहले केवल आयतन जान लीजिए। आयतन क्या होता है कि कोई भी वस्तु जितना स्थान छेकता है, घेरता है, वही स्थान उसका आयतन कहलाता है। जिसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर है तो हम भी यहाँ पर कुछ स्थान छेक रहे होंगे रूम में, तो ये मेरा आयतन होगा। उसी तरह से आप जितना स्थान छेके वो आपका आयतन होगा। तो हम लोग तो खैर ठोस हैं, जहाँ भी बैठेंगे उतने स्थान छेकेंगे। लेकिन गैस की क्या होता है गुण कि मान लीजिए कि आप 1 लीटर भी गैस छोड़िएगा रूम में ना, तो ये पूरा रूम के ही छेकेगा। आप 10 लीटर भी छोड़िएगा तो पूरा रूम ही छेकेगा। तो गैस में फैलने का गुण होता है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, वो फैल जाता है। लेकिन गैस का आयतन क्या होता है, गैस का आयतन गैस के अनुसार निर्धारित नहीं होता है।
क्योंकि देखिए 1 लीटर गैस छोड़े में तो पूरा रूम को छेक लिया, और 1 लीटर बर्तन में रखेंगे तो 1 लीटर छेकेगा। इसलिए गैस का आयतन जो है निर्धारित होता है बर्तन के आयतन से। जैसे हम लोग का क्या है कि हम लोग के जितना आयतन है ना, हम लोग जितना स्थान छेकेंगे वही हमारा आयतन होगा, लेकिन गैस के निर्धारित तो ऐसा नहीं होता है। गैस जो है जिस बर्तन में रखा जाता है ना, तो उस बर्तन का जितना आयतन होता है वही गैस का आयतन माना जाता है। क्योंकि 1 लीटर गैस को 1 लीटर बर्तन में भी एडजस्ट कर सकते हैं, और इस रूम में छोड़ेंगे तो पूरा रूम को भी कवर कर लेगा। इसलिए गैस के अनुसार उसका आयतन नहीं निर्धारित किया जाता है, बर्तन के आयतन के हिसाब से, ठीक ना। तो लिखिए देखा, बर्तन का भीतरी आयतन, बर्तन का भीतरी आयतन ही गैस का आयतन कहलाता है। बर्तन का भीतरी आयतन ही गैस का आयतन कहलाता है। गैस का आयतन कहलाता है। आयतन की इकाई लीटर, आयतन की इकाई लीटर या मिलीलीटर, ब्रैकेट में ml लिखिएगा, मिलीलीटर लिखकर, या मिली लीटर, मिलीलीटर होता है। उसी में लिखिए कि आयतन को घन सेंटीमीटर, आयतन को घन सेंटीमीटर, देखिए घन की क्यूब होता है ना, और सेंटीमीटर का सी होता है, तो सी ब्रैकेट में, आयतन को घन सेंटीमीटर में भी मापा जाता है। घन सेंटीमीटर में भी मापा जाता है, मापा जाता है। 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 ml, नहीं जी, 1000 ml, या इसी को हम लिखते हैं 1000 cc, मतलब घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, केवल सेंटीमीटर क्यूब भी लिख देंगे ना, इसका मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब मतलब कि वही क्यूब मतलब घन ना। इसके बाद नीचे लिख लीजिएगा कि 1 ml बराबर होता है 1 cc, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10⁻³ लीटर। ये वाला समझे कि नहीं? जैसे देखिए 1 लीटर बराबर 1000 ml है ना, तो 1000 के भाग में भेजिएगा, 1000 को भाग में भेजिएगा तो यह बचेगा 1 ml, और यहाँ बचेगा 1/1000, तो 1000 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻, तो 1 ml का मान कितना होगा? 10⁻³ लीटर। या एकरा तुलना आप एकरा से कीजिए 1 लीटर का, तो इसको इग्नोर कीजिए, इसका तुलना इसके साथ कीजिए, तो 1 cc के मान निकालिएगा तो 1/1000, एक रू मना उतने आएगा नहीं, 10⁻³ या इसका तुलना इसके साथ कीजिए, इसका तुलना इसके साथ कीजिएगा तो ये भागा में आएगा ना 1000 में करना, 1000 मतलब 10⁻³ है, ऊपर जाएगा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का भी मानवा कितना होगा? 10⁻³ समझ रहे हैं कि नहीं तो लिख के समझाएंगे, नहीं समझ तो देखिए समझिए। जैसे 1 लीटर है, 1 लीटर में कितना होता है? 1000 मिलीलीटर। इसको देखिए ऐसे हम लिख सकते हैं कि 1 लीटर बराबर 10⁻³ गुना 1 ml, नहीं जी, इसको ना भागा में भेज देंगे तो 1 लीटर बटन बराबर 1 ml, एक ऊपर जाएगा 10⁻³ तो 10⁻³ लीटर बराबर। ऐसे किसी को भी हम लोग बदल सकते हैं, एकरा से एकरा, फिर एकरा, सब याद कर लीजिए, कोई वो याद रखिए। चलिए तो हो गया आयतन के बारे में। अब नोट लिखिए, आयतन की SI इकाई मीटर क्यूब होता है।
आयतन की SI इकाई मीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब होता है, लेकिन आयतन को प्रायः सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब में व्यक्त किया जाता है, या डेसीमीटर क्यूब में व्यक्त किया जाता है। व्यक्त किया जाता है, लिख लीजिएगा। इसका भी मान होता है 1 मीटर क्यूब बराबर 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब और 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। एक ml बराबर हम लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब भी होता है, इसलिए 1 लीटर बराबर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब। ज्यादातर यूज आता है उसका जो मिलीमीटर पारा सेंटीमीटर पारा लिखल है ना, ये वाला, या कभी कभी देखिएगा मिलीमीटर पारा भी लिखा रहता है। जिसे आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी में ना, तो देखे होंगे दाब जो है रक्त का 120 मिलीमीटर पारा Hg mmHg लिखल होगा, देखे होंगे ना। तो Hg मान लो कि पारा के दबाव, पारा के स्तंभ जो होता है ना, तो उसके दबाव के बराबर होता है। चलिए नोट कर लिए ना। अब लिखिए टॉपिक गैस का ताप, तीसरा नंबर, गैस का ताप। गैस का ताप उसका अंग्रेजी होता है टेम्परेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस। लिखिए गैस के ताप को डिग्री सेल्सियस में व्यक्त किया जाता है। गैस के ताप को डिग्री सेल्सियस में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, लेकिन ताप की SI इकाई केल्विन होता है, लेकिन ताप का SI इकाई केल्विन होता है, केल्विन होता है। केल्विन लिख लिए। अब देखिए फार्मूला इसका होता है केल्विन बराबर, फार्मूला इसका होता है केल्विन बराबर, फार्मूला होता है इसका 273 प्लस डिग्री सेल्सियस तथा डिग्री सेल्सियस बराबर फार्मूला होता है घटा के लिखते हैं हम लोग केल्विन -273 क्वेश्चन 37 डिग्री सेल्सियस को वो सब पढ़ाएंगे, फ़ारेनहाइट वाला भी, घबराना नहीं है। र्यूमर भी होता है। देखिए 37 डिग्री सेल्सियस को किसे बदलना है। देखिए हम लोग जानते हैं कि केल्विन फार्मूला होता है आपका 273 प्लस डिग्री सेल्सियस ना, तो मान जो दिया हो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ ना, उसको केल्विन में बदलना है, तो 273 प्लस
37 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 310। 37 डिग्री कितना तापमान होता है मानव शरीर का ना। तो केल्विन में पूछा जाएगा तो बताइएगा मानव शरीर का तापमान 310 केल्विन। केल्विन में 310 और डिग्री सेल्सियस में अब फ़ारेनहाइट में कितना होता है 98.6 ना। अलग अलग यूनिट मनवा अलग अलग होता है, नोट कर लीजिए इसको।